हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज हम जीआईटी सिस्टम की जो ड्रग्स पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के बारे में। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले जो अपनी हेडिंग डली हुई है प्रोटोन पंप इनहिबिटर, इसी हेडिंग के द्वारा हमें इस पूरी मैकेनिज्म को, इस पूरी ड्रग को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रोटोन पंप होता क्या है। ठीक है, अगर हमें प्रोटोन पंप समझ में आ जाएगा तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर समझ में आ जाएगा, तो इससे रिलेटेड फिर हम ट्रिक्स के द्वारा क्या कर लेंगे, इन ड्रग्स को हमें पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रोटोन पंप होता क्या है। ठीक है, तो जो प्रोटोन पंप है, मान लो अपना ये क्या है, स्टमक है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो स्टमक है, उस स्टमक के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है, पेराइटल सेल्स। ठीक है, स्टमक में हमारी कौन सी सेल्स पाई जाएगी, पेराइटल सेल्स पाई जाती है। ये जो पेराइटल सेल्स होती है, ये किसका सिक्रेशन करती है, अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका सिक्रेशन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती है। हम सब जानते हैं, हमने पहले प्रीवियस में पढ़ भी रखा था कि जो पेराइटल सेल्स होती है वो हाइड्रोक्लोरिक क्या करती है, एसिड का सिक्रेशन करती है। अब हमें यह देखना है कि जो पेराइटल सेल्स है ये हाइड्रोक्लोरिक का सिक्रेशन करेगी, यानी कि ये सिक्रेशन करेगी किसका, हाइड्रोजन आयन का। किसका सिक्रेशन करती है, हाइड्रोजन आयन का, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पाया जाता है। तो इसे हाइड्रोजन आयन को सिक्रेशन करती है। अब हमने अपनी छोटी क्लास में पढ़ रखा था पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है। यानी मैं हाइड्रोजन को क्या बोल सकता हूँ, इज इक्वल टू प्रोटोन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन है वो किसके इक्वल माना जाता है, प्रोटॉन के बराबर माना जाता है। यानी कि जो पेराइटल सेल्स है वो हाइड्रोजन आयन क्या कर रही है, सिक्रेट कर रही है, जिसकी वजह से क्या, किसका सिक्रेशन हो रहा है, अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है, यानी कि प्रोटॉन कर रही है। तो जो पेराइटल सेल्स है वो हाइड्रोजन आयन सिक्रेट कर रही है, इस वजह से इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोन। क्या बोलेंगे, प्रोटोन। और अब लगातार क्या हो रहा है, एक पंप के द्वारा लगातार हाइड्रोजन आयन सिक्रेट होते जा रहे हैं अपने स्टमक के अंदर, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोन पंप कहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, प्रोटोन पंप होता क्या है, द पेराइटल सेल्स रिलीज द हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग एचसीएल प्रोडक्शन। यानी कि जो अपनी पेराइटल सेल्स होती है वो एचसीएल प्रोडक्शन के दौरान कौन सा आयन सिक्रेट करती है, अपने हाइड्रोजन आयन सिक्रेट करती है। तो पेराइटल सेल्स के द्वारा ये हाइड्रोजन आयन को सिक्रेट करने की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, अपना प्रोटोन पंप कहलाती है। ठीक है, हमने समझ लिया कि नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर कि प्रोटोन पंप होता क्या है। अब ये जो ड्रग हम पढ़ रहे हैं, इस ड्रग में हम क्या कर रहे हैं, प्रोटोन पंप को हमें क्या करना है, इनहिबिट करना है, यानी उसकी जो प्रोसेस है, जो हाइड्रोजन आयन सिक्रेट हो रहा था उसको हमें क्या करना है, बंद करना है। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो प्रोटोन पंप के सिक्रेशन को क्या कर देती है, बंद कर देती है, बिल्कुल ही स्टॉप कर देती है, उन्हें ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन के बारे में कि दिस इज न्यूएस्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग। ये जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है ये कैसी है, अपनी न्यूएस्ट, यानी जो नई तकनीक द्वारा बनाई ड्रग्स होती है टू ट्रीट एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर। जो किसको ट्रीट करती है, एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी ऐसे डिसऑर्डर से अपनी बॉडी के अंदर जो किससे रिलेटेड होते हैं, एसिड से, उनको क्या करती है, ट्रीट करती है। ठीक है, These drugs irreversible bind to H+ या फिर पोटेशियम आयन विद ओटिपेड एंजाइम। अब इसको समझो, देखो अपना जो स्टमक था, नॉर्मली पेराइटल सेल्स हाइड्रोजन आयन सिक्रेट कर रही थी, लेकिन अपनी बॉडी में क्या हो गया, एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया। अब हमें इस एसिड के सिक्रेशन को क्या करना है, बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक करना है, स्टॉप करना है। तो जैसे अब हम ये ड्रग्स लेंगे, ये ड्रग्स क्या करेगी कि जो अपने स्टमक के अंदर हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा था, सिक्रेट हो रहा था, उस हाइड्रोजन आयन को क्या करा देगी, ये ओटीपेज नाम के एंजाइम के साथ क्या करा देगी, बाइंड करा देगी। ठीक है, पेराइटल सेल्स ने क्या करा, हाइड्रोजन आयन सिक्रेट किया, उस हाइड्रोजन आयन को स्टमक में आने नहीं देगी, उस हाइड्रोजन आयन को किसके साथ क्या करा देगी, बाइंड करवा देगी, ओटीपेज एंजाइम के साथ बाइंड करा देगी, जिसकी वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा था वो बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कि ये जो ड्रग्स है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बिल्कुल ही क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। किस प्रकार करेगी, वापस से समझ लेते हैं। जो पेराइटल सेल्स थी हाइड्रोजन आयन सिक्रेट कर रही थी, उस हाइड्रोजन आयन को ओटीपेज एंजाइम के साथ क्या करा देगी, बाइंड अप करा देगी। और ये जो बाइंड अप होगा वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा, यानी कि एक बार एंजाइम से बॉन्ड बन गया तो वापस से टूटेगा नहीं, रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। बॉन्ड बन गया तो बन गया, वापस से हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस ड्रग इरिवर्सिबल बाइंड टू हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। जो ओटीपेज है वो हाइड्रोजन को भी बाइंड कर लेता है और पोटेशियम को बाइंड कर लेता है। तो ये जो ड्रग्स है इरिवर्सिबल बाइंड अप कराती है हाइड्रोजन आयन का, किसके साथ करवाएगी, ओटीपेज एंजाइम के साथ
करवा देती है। तो जैसे ही ओटीपेज एंजाइम के साथ इसका बाइंड अप होगा, ये जो बॉन्ड है ये प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम पेराइटल सेल्स इनटू स्टमक। तो जैसे हाइड्रोजन आयन ओटीपेज एंजाइम के साथ बाइंड अप हो जाएगा तो जो हाइड्रोजन आयन है वो जो पेराइटल सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा वो स्टमक के अंदर पहुंचेगा नहीं। और जैसे स्टमक के अंदर अगर हाइड्रोजन आयन नहीं आएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा और जो एसिड की वजह से हमारे अंदर डिसऑर्डर्स हो रहे थे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या देखने मिलेंगे, दिस रिजल्ट इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इज टोटली ब्लॉक्ड, यानी कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड सिक्रेशन किया जा रहा था वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इसमें प्रोटॉन पंप होता क्या है, कैसे वो फंक्शन करता है और ये जो ड्रग्स है उनके फंक्शन को कैसे क्या करती है, रोकती है। अब हम देखने वाले हैं कि जो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हमें काम में लेनी है। ठीक है, तो मेनली हम यहाँ पे 4 ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेबिप्राजोल, ओमेप्राजोल और थर्ड अपनी पेंटाप्राजोल और अपना कौन सा है, लेंसोप्राजोल है। ट्रिक किससे कैसे याद रखोगे कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स होती है उन ड्रग्स के पीछे क्या वर्ड मिलेगा आपको, प्रजोल। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर प्रजोल मिल रहा है तो तुरंत समझ जाना कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके सिक्रेशन को बिल्कुल ही क्या कर लेगी, ये ब्लॉक कर देती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स थी वो क्या करती है, पूरे सिक्रेशन को पूरी तरह से क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। ध्यान रखना, H2 ब्लॉकर्स जो थी वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन ये सिक्रेशन को क्या कर देती है, टोटली ब्लॉक कर देती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। तो प्रजोल वर्ड लगा रहेगा किसके अंदर, ड्रग्स के अंदर। तो ये ट्रिक ही अपने काम में आने वाली है कि प्रजोल शब्द से हम याद कर सकते हैं ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स है। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेबिप्राजोल के बारे में। अब जो रेबिप्राजोल ड्रग्स है अगर उसकी डोज की बात करें तो टोटली आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स होती है ये ड्रग्स हमें देनी है दिन में 1 बार। ठीक है, अपन जनरली याद कर सकते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स है वो दिन में 1 बार देनी है। इसकी डोजेज क्या होगी, या 20, 40 और 60, 3 ट्रिक याद रखनी है आपको, या तो 20 देंगे, 40 देंगे और 60 देंगे। कैसे कैसे देनी है अब देखो यहाँ पे। रेबिप्राजोल जो ड्रग्स है वो हमें कितनी mg देनी है, 20 mg, यानी कि 20 mg हमें क्या करनी है पर डे। रेबिप्राजोल हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं जिसमें एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। अगर मान लो उस पेशेंट को हाईली सिक्रेटेड एसिड की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अल्सर्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रेशन हो रहा है, तो हमें क्या करनी है, इस डोज को बढ़ा के, तो 20 तो मिनिमम हो गया ना, हाईएस्ट कितनी है अपनी 60, तो डोज को बढ़ा के हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दे सकते हैं, 60 mg डेली कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 mg हमें देनी है। अगर ज़्यादा ही सिक्रेशन हो रहा है तो आप डोज बढ़ा के कितनी कर दो, 60 mg डेली हम कर सकते हैं। ये प्रक्रिया है, जो डोज हमें कितने दिन तक देनी है, 4 वीक्स तक हमें ये ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं ओमेप्राजोल के बारे में। अब ओमेप्राजोल है ये सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली ड्रग है, इसलिए मैंने इसको चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों के अंदर क्या किया, डोज डिवाइड किया है। अगर हम बात करें चिल्ड्रन की, यानी कि बच्चों के अंदर, तो हम सब जानते हैं कि बच्चों को भी मैंने 2 भागों में कर दिया कि ऐसे बच्चे जिनका वजन जो वेट है वो कितने से कम है, 20 kg से कम है, यानी ऐसे बच्चे जिनका वजन 20 किलो से कम है। तो 20 किलो से कम अगर है तो उनको हमें कितनी डोज देनी है, 10 mg डोज देनी है। ठीक है, पर डे देनी है। अगर किसी का 20 किलो से ज़्यादा का बच्चा है तो उसे हमें कितनी देनी है, 20 mg, यानी 20 mg डेली क्या करनी है, डोज प्रोवाइड करवानी है। लेकिन अगर मान लो पेशेंट कौन सा है, एडल्ट है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि एडल्ट पेशेंट में मिनिमम डोज कितनी है अपनी, 20 mg पर डे दे दो। ये भी जो है ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलेगा, 4 से 8 वीक तक चलेगा। लेकिन अगर मान लो एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है और उसको क्या हो चुका है, उस एसिड की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स हो चुके हैं, पेप्टिक अल्सर्स उसको हो चुके हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डोज को बढ़ाना पड़ेगा। डोज कितनी देनी है अपने को, 40 mg पर डे। ठीक है, नॉर्मली अगर मान लो एसिड बढ़ रहा है तो 20 mg काम चल जाएगा, लेकिन अगर अल्सर हो चुके हैं उसको तो डोज बढ़ा के कितनी करनी है, 40 mg पर डे करनी है। ये ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलेगा अपना, 4 से 8 वीक तक। अब कभी कभी ये समस्या देखने मिल सकती है कि बार बार क्या हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, यानी इसको जो है एसिड की वजह से क्या हो रहा है, जो एसिडिटी हो रही है उस वजह से उसका हार्ट बर्न हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी हमें कितनी देनी है, 20 mg पर डे देनी है। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना बढ़ा देना है हमें, 14 डेज तक। कितना करना है, 14 डेज तक करना है। तो डोज वही रहेगी, नॉर्मलाइजेशन में हमें 20 रखनी है। अगर ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो हमें डोज बढ़ा के कितनी कर देनी है, 40 mg कर देनी है। नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, पेंटोप्राजोल है, वही अपनी जो डोज है कितनी है, 40 mg, और लेंसोप्राजोल है उसकी डोज कितनी है अपनी, 20 mg। तो ये तो हो गई 4 ड्रग्स जो हमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में देनी है और उनकी डोज के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं
कि जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स है इनका हमें कब तो यूज करना है और कब हमें इनका यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम यूजेज, जिसको हम दूसरा नाम इंडिकेशंस के नाम से भी जानते हैं। इंडिकेशंस का मतलब होता है यूजेज, कि इन ड्रग्स को हमें कब यूज करना है। तो फर्स्ट वाला अपना है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर यानी कि अमाशय में या फिर जो इसोफेगस है इनमें अगर कई अल्सर हो चुके हैं, छाले हो चुके हैं, तो हमें ये ड्रग्स क्या करनी है, यूज में लेनी है। दूसरा है प्रिवेंट एंड ट्रीट NSAID रिलेटेड गैस्ट्रिक अल्सर। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो NSAID होता क्या है। इसकी जो फुल फॉर्म है, N मतलब होता है नॉन, S मतलब होता है स्टेरॉइड, A मतलब होता है एंटी, I फॉर इन्फ्लामेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो NSAID अगर ड्रग से अगर रिलेटेड गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है, उसकी वजह से अगर गैस्ट्रिक अल्सर हो रहे हैं, तो उन अल्सर्स को रोकने के लिए या फिर अगर अल्सर हो गए तो उनको ट्रीट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जोलिंगर इलिशन सिंड्रोम। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जोलिंगर इलिशन सिंड्रोम होता क्या है। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं कि सिंड्रोम क्या होता है। एक तो होता है अपना साइन, सिम्टम, और थर्ड अपना क्या है, सिंड्रोम। तो बेसिक में मैं आपको बता देता हूँ कि साइन क्या है और साइन, सिम्टम्स और सिंड्रोम, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। साइन, सिम्टम और सिंड्रोम। सबसे पहले देखते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स क्या होता है, लक्षण, यानी कि जो वे लक्षण जो पेशेंट को खुद को क्या होते हैं, फील होते हैं और वो बताता है, तो वो क्या कहलाएंगे, अपने सिम्टम्स। मान लो किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो पेशेंट खुद बता रहा है कि मेरे पेट में क्या है, दर्द है, मेरे पेट में क्या है, जलन है। ठीक है, तो वो तो कहलाएंगे सिम्टम्स। अब पेशेंट ने कंडीशन बताई, उस कंडीशन को आप क्या करोगे, असेस करोगे। ठीक है, उसके बारे में डेटा क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे, उसको डेटा को गैदर करोगे, तो वो क्या कहलाएगा, साइन। जैसे मान लो पेशेंट ने बोला कि मुझे मेरा जो बॉडी है वो क्या लग रही है, मुझे गर्म लग रही है, तो वो तो क्या हो गया, आपका सिम्टम हो गया। अब उसको आप कैसे असेस करोगे, आप उसका क्या लोगे, बॉडी टेम्परेचर लोगे थर्मामीटर के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा, अपना साइन, कि कितना हुआ। मान लो उसका बॉडी टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यानी कि उसको फीवर हुआ है, तो ये क्या है, आपका साइन है। अब एक और चीज़ आती है सिंड्रोम। यहाँ पे हमने पढ़ा है क्या, सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि बहुत सारे अगर सिम्टम्स को हम एक साथ क्या करना है, बता रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, अपना सिंड्रोम कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कौन सा सिंड्रोम बोला जा रहा है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, यानी कि इसमें पेशेंट क्या बताएगा, बहुत सारे सिम्टम्स बताएगा। जैसे कि पेशेंट को क्या हो रहा है, पेप्टिक अल्सर हो रहा है। ठीक है, पेशेंट को क्या है, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस हो रहा है, या फिर पेशेंट को डायरिया, यानी 3-4 सिम्टम्स अगर एक साथ आ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, सिंड्रोम कहलाता है। अब यहाँ पे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्या क्या होंगे, पेप्टिक अल्सर, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस, और इसके अलावा क्या हो रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, तो वो जो है सिंड्रोम क्या कहलाएगा, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहलाता है। तो इस कंडीशन में भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस। रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस क्या होता है कि अपने जो स्टमक है उसके अंदर जो क्या है, एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर वो एसिड इसोफेगस की जो वॉल्स है, उसकी म्यूकस है, अगर उसको इरिटेट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। रिफ्लक्स का मतलब बैकवर्ड मूवमेंट। ठीक है, ये क्या है, अपना स्टमक है। अब इस स्टमक के अंदर जो एचसीएल है वो बैकवर्ड होके वापस ऊपर की तरफ जाके अपनी जो इसोफेगस है, अगर उसकी म्यूकोसा को क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, तो वो कहलाता है रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। तो उस कंडीशन में भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये तो हो गया कि ये जो ड्रग्स है इसका कब कब हमें यूज करना है। अब ये जो ड्रग्स है इनका यूज तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें क्या करना है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, यानी इनको हमें कब यूज नहीं करना है। तो पहला क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि जो ड्रग्स हम दे रहे थे, अगर उस ड्रग्स से पेशेंट को क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी है, वो ड्रग उस पेशेंट की एलर्जी करती है, उस कंडीशन में हमें इस ड्रग को क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है, दूसरी क्या है, प्रेग्नेंट और लैक्टेशन मदर। जो प्रेग्नेंट अगर मदर है या जो माँ अपने बच्चे क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन मदर बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्स इफेक्ट, कि मान लो हमने क्या करा,
ड्रग्स दे दी, ड्रग्स ने अपना काम किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बंद कर दिया और हमें क्या मिल गई, थोड़ा सा राहत मिल गई। लेकिन इस ड्रग को देने के बाद क्या क्या और अदर इफेक्ट अपनी बॉडी पे या पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्स इफेक्ट, यानी कि अनवांटेड इफेक्ट, ऐसे इफेक्ट जो जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी, ये क्या है उसके साथ साथ आ गए हैं। तो ऐसे इफेक्ट कहलाएंगे एडवर्स इफेक्ट। जैसे कि आपको पहला है हेडेक, कि जब आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स दोगे तो आपको राहत तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिल सकता है, पेशेंट को हेडेक यानी सिर में क्या हो सकता है, उसके दर्द हो सकता है, या फिर पेशेंट के क्या हो सकते हैं, डायरिया हो सकते हैं, पेशेंट के दस्त लग सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी उसके जो एब्डोमन है उसमें क्या होने लग जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा, डिजीनेस उसको चक्कर आ सकते हैं, चेस्ट पेन उसके चेस्ट में पेन हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग जी मचलाना, या फिर उसको उल्टी भी हो सकती है, इंक्रीज कफ उसका कफ का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, डिस्निया हो सकता है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो सकता है, उसका बढ़ सकता है। तो ये क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट है जो इन ड्रग्स को देने के बाद हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप एज ए नर्स आप उसको क्या कर रहे हो, जो है अपने ड्रग प्रोवाइड करा रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उस दौरान आपको कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहला है मॉनिटर द पेशेंट फॉर डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन। आपको क्या करना है, जो पेशेंट है सबसे पहले उसको क्या देखना है, उसका डायरिया और एब्डोमिनल पेन है उसको मॉनिटर करना है, कि उसका जो डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहे हैं, या फिर जो पेट में दर्द हो रहा है, उसको पहले आपको क्या करना है, असेस करना है, उसके बाद में ही क्या करनी है, आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। नेक्स्ट है टीच द पेशेंट स्वेलो कैप्सूल ओल एंड नोट टू बी चूड, यानी कि जो पेशेंट है आपको उसको इंस्ट्रक्ट करना है, उसको समझाना है कि आपको जो में कैप्सूल दिया जा रहा है, कैप्सूल फॉर्म में जो दवाइयाँ दी जाएगी, इसमें एक है अपने पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल जो है वो पेरेंटरली क्या हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, पेरेंटरल देते हैं, इंजेक्शन के द्वारा देते हैं पेंटोप्राजोल को, ठीक है, बाकी हम कैप्सूल फॉर्म में दे सकते हैं। तो जो आपको जो कैप्सूल आप उसको दे रहे हो पेशेंट को, तो उसको आपको ये समझाना है कि जो कैप्सूल है वो पूरा का पूरा उसको एक साथ क्या करना है, निगलना है, ना तो उसको आपको चबाना है, ना ही उसको दांतों से तोड़ना है, ठीक है, उसको इंश्योर करवाना है कि जो कैप्सूल है वो पूरा का पूरा क्या करे, उसको क्या कर ले, निगल जाए, स्वेलो यानी कि निगलना है। नेक्स्ट अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट्स, यानी कि पेशेंट को आपको टीच करना है कि जो ऐसे पदार्थ, ऐसे प्रोडक्ट जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा या फिर इसोफेगस की जो म्यूकोसा है उसको इरिटेंट करते हैं, उनको क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे कि स्मोकिंग, अगर पेशेंट सिगरेट पी रहा है, एल्कोहल ले रहा है, तो वो क्या करेंगे, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है या इसोफेगस म्यूकोसा है उसको क्या करेंगे, जाके इरिटेंट करेंगे, तो उनको उन प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, उनको अवॉइड करवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन के। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है कि अगर आप दो ड्रग एक साथ दे रहे हो तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के ऊपर क्या डालती है, इफेक्ट डालती है। तो जैसे आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स के साथ साथ अगर आप कीटोकेनाजोल, आयरन और एम्पिसिलिन ड्रग क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो इनके एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट डालेगा, इनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसमें क्या आ जाएंगे, अल्ट्रेशन आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, गैस्ट्रिक एसिड की क्या करता है, इसके एब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इस वजह से क्या हो जाता है, इनके जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसमें क्या आ जाएंगे, थोड़े से अल्ट्रेशन देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स के बारे में, जिसको हमने बेहतरीन ढंग से बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक के साथ हमने इसको समझा, ठीक है। इसमें मैंने ट्रिक्स का भी यूज किया है कि 20, 40 और 60 का आपको क्या याद रखना है, डोज याद रखनी है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।